जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो ये क्या होता है, जैसे देखिए जस्ट हम लोग इसकी पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल पढ़े, ठीक। परमाणु मॉडल पढ़े जिसमें बोर ने कहा, बोर ने क्या किया, H2 परमाणु है, H2 परमाणु है, तत्व है, इसका क्या किया, अध्ययन किया। जब इस पर क्या किया, लेजर किरणें इस पर क्या किया, H2 पर आपतित कराया गया। आपतित कराने पर निम्न प्रकार की प्रकाश किरणें बने, ठीक। प्रकाश किरणें ऐसे बिखर गए, जिसको क्या किया, लाइमन, जिसको किसने, बोर के परमाणु मॉडल ने जो किरण निकला उसका नाम नहीं बता पाया, ठीक। उसमें नाम नहीं बताया। अलग अलग वैज्ञानिक आया, लाइमन आया, पास्टन आया, ब्रैकेट आया, फूड आया, ठीक, बामर आया। इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक ने 1 2 3 4 5 वैज्ञानिकों ने अपना अपने नाम पर प्रकाश की तीव्रता का नाम दे दिया, ठीक। तो इस प्रकार से बोर मॉडल ने अपने जो खोज किया उसमें क्या किया, कमी कर दिया। और उसने बताया कि जिसमें H2 का परमाणु क्रमांक क्या आता है, 1 होता है, ठीक। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहता है, वृत्तीय पथ में क्या करता है, घूमता है। जो नाभिक है, यहाँ पर नाभिक है, ये नाभिक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहता है, वृत्तीय पथ में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस प्रकार से ये दूसरा गलती है। तो इस प्रकार से इन गलतियों को दूर करने के लिए कौन आया है, वैज्ञानिक सोमरफील्ड वैज्ञानिक है, ठीक। वैज्ञानिक है। इसने बताया कि जो H2 के परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहता है, वृत्तीय पथ में न घूमकर किस में होता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमता है इलेक्ट्रॉन है वो जो नाभिक है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमता है। किसमें, दीर्घ वृत्तीय कक्ष में घूमता है, ठीक। सेम इसी प्रकार से हमारा जो धरती है वो भी क्या करता है, वृत्तीय पथ में न घूमकर दीर्घ वृत्तीय कक्ष में घूमता है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, नाभिक से क्या होता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में ऐसे कुछ इस प्रकार से घूमता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो बोर के मॉडल में कमी हुआ, ठीक, उसको कौन बताया, सोमरफील्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय पथ में न घूमकर किस में घूमता है, दीर्घ वृत्तीय कक्ष में घूमता है, ठीक। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या किया, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। चूंकि बोर मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकी, अतः इसे संशोधन करते हुए वैज्ञानिक सोमरफील्ड ने एक नया मॉडल दिया जिसे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में, ये वृत्तीय जैसे बन गया लेकिन ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा में क्या कहता है, घूमता है इस प्रकार से। और जिसकी जो क्या कहता है, नाभि उस प्रकार से कोण फाई बनाता है, इस प्रकार से ऐसे ये फाई कोण यहाँ पर बनाता है। इसका नाभि यहाँ पर है लेकिन जब इसको दीर्घ वृत्तीय कक्षा में ये घूम रहा है तो जो यहाँ पर उसका क्या होगा, दीर्घ वृत्तीय कोण बनेगा, वो क्या बनेगा, फाई कोण बन रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। आगे देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में न घूमकर किसमें घूमता है, चित्र की भांति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमता है, जिसके एक फोकस पर नाभिक होता है। किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति 2 स्वतंत्रता इलेक्ट्रॉन r पाई द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जहां r त्रिज्या स्थिति है। देखिए इसकी एक और क्या, नाभि है और एक और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये घूमेगा तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ में न घूमकर दीर्घ वृत्तीय पथ में घूमता है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और ये कोण बना है वो क्या है, फाई है, ठीक। तो इसी चित्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे देखिए जो फाई कोण बना है वो फाई द्विगांशी स्थिति है, अतः अब इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्रता की 2 कोटि होती है। देखिए सोमरफील्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से क्या करता है, घूमता है। पहला, सोमरफील्ड के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए क्वांटीकरण की शर्तें, मतलब उसने कुछ शर्तें दी है। पहला शर्त क्या दिया, पहला देखिए, त्रिज्यीय दूरी r के संगत क्वांटीकृत की शर्त है
कि इलेक्ट्रॉन का त्रिज्यीय संवेग h बटे में 2 पाई का संपूर्ण गुणज होना चाहिए। पहला उसने बताया जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो इसका वेग क्या आता है, संवेग का h बटे में क्या आता है, h बटे में 2 पाई होता है। जो ये संवेग इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है, इसका संवेग क्या आता है, h बटे में क्या आता है, 2 पाई के होता है, ये बताया। तो इसी को पी आर के बराबर हम लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू एन आर एच बटे में 2 पाई होता है। क्या होता है, एन आर एच बटे में 2 पाई होता है। जहां पर देखें एन आर क्या लिए हैं, 0 1 2 3 अनंत तक जा सकता है, ठीक, जिसे एन आर को त्रिज्यीय क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये बताया द्विगांशी कोण पाई के संगत क्वांटमीकरण की शर्त है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बटे में 2 पाई का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण मतलब क्या आता है, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, उसका क्या आता है, पूर्ण गुणज, मतलब सम संख्या का क्या आता है, गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए पूर्ण गुणज होता है, अर्थात पी फाई इज इक्वल टू एन 5h बटे में 2 पाई होता है, जहां पर एन फाई इज इक्वल टू माइनस, ठीक, 1 2 3 अनंत तक होता है, जहां एन फाई द्विगांशी क्वांटम संख्या है, ठीक। यहाँ पर देखिए एन आर क्या है, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या है, और यहाँ पर देखिए जो फाई है वो द्विगांशी क्वांटम संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार से दो शर्त दिए। अब देखिए ये हमारे पास एन आर है, इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, और जहां पर एन फाई है इसको क्या बोला जाता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। दोनों को क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आता है उसको देखते हैं। देखिए दोनों को जब यहाँ पर जोड़ा गया तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो इस प्रकार से एन, चूंकि एन आर तथा एन फाई दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। तब देखिए, तब यहाँ पर देखिए एन आर प्लस में एन फाई इज इक्वल टू एन के बराबर होता है, जहां एन इज इक्वल टू 1 2 3 क्या आता है, अनंत होता है, ठीक। यदि ए तथा बी दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घवृत्त तथा अर्ध लघु अक्ष है, तो कक्षाओं के क्वांटमीकरण के लिए शर्त है बी बटे में ए इज इक्वल टू एन फाई बटे में एन होता है। क्या होता है, यदि ए दीर्घवृत्त या अर्ध दीर्घवृत्त है तथा बी क्या है, अर्ध लघु अक्ष है, तो कक्षाओं के क्वांटीकरण के लिए शर्त क्या आता है, बी बटे में ए इज इक्वल टू एन फाई बटे में एन होता है। अतः देखिए क्या हो जाएगा, अतः सोमरफील्ड के अनुसार केवल वे ही कक्ष जिनके लिए b बटे में a का मान n फाई बटे में n के मान के बराबर होता है तो n फाई के इलेक्ट्रॉन की कक्षा की आवृत्ति प्रदर्शित होती है। चूंकि n के किसी मान के लिए n फाई के n संभव मान हो सकते हैं, अतः n के किसी मान के लिए n का उप कक्षाएं हो सकती है। क्या होता है, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, n कक्षा होता है, m कक्षा होता है, l कक्षा, l m n ऐसे कक्षा होता है, जो जहाँ पर हमें क्या लिया है, n कक्षा को लिया है। यदि n इलेक्ट्रॉन n कक्षा में घूम रहा है, यहाँ पर n वाले कक्षा में घूम रहा है, तो इसकी जो उप कक्षाएं होगी, n की उप कक्षाएं होगी, वो भी क्या होगा, n ही होगा बोल रहा है, ठीक, n ही होगा। चूंकि n के किसी मान के लिए n फाई के n संभव मान हो सकते हैं, अतः n के किसी मान के लिए n उप कक्षाएं हो सकती है। n के किसी मान के लिए n, ये n क्या है, कैपिटल N क्या है, कक्षक है, तो इसका उप कक्षक भी क्या होगा, उप कक्षक भी क्या होगा, n ही होगा, ठीक। चित्र में n इज इक्वल टू 3 के लिए n संभव उप कक्षाएं प्रदर्शित होती है। देखिए जब हम लोग n में क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n संभव कक्षाओं की उप कक्षाएं क्या होगी उसको देखते हैं। देखिए n उप संभव कक्षाएं क्या होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग क्या लेते थे केमिस्ट्री में, मतलब एल एम एन कक्षा लेते थे, तो एल इज इक्वल टू प्रथम कक्षा होता है, एम इज इक्वल टू द्वितीय कक्षा होता है, और एन इज इक्वल टू तृतीय कक्षा है। अर्थात एन इज इक्वल टू 3 लेंगे तो इसकी जो उप कक्षाएं हैं, उप
कक्षाएं है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि किसी परमाणु के लिए ये पहला वाला कक्षा होता है, ये दूसरा वाला कक्षा होता है, फिर ये तीसरा वाला कक्षा होता है। तो जब जब फर्स्ट वाले कक्षा को क्या लेते हैं, एल लेते हैं, द्वितीय कक्षा को एम लेते हैं, तृतीय कक्षा क्या होता है, एन होता है। तो इस प्रकार से n = 3 लेंगे तो उसकी उप कक्षाएं भी क्या हो जाएगा, n से प्रदर्शित होगी। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है सोमरफेल्ड का नियम को। ठीक।